नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय बाद ये वीडियोस आ रही है और थोड़ा काम में बिज़ी था और अब से रेगुलर आपका वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका देखिए आने वाला जो एग्ज़ाम है मई में CGL का, और उसके बाद आपका CHSL है, फिर MTS है ना, पूरा बाकी और भी जो अदर एग्ज़ाम है, तो उन सब की भी तैयारी हमें करनी है और रेगुलर जो है आपको पूरा तैयार रखना है, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, जो जीके से आपका कई बार कई सालों से, और जो स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन है उससे, और करंट अफेयर्स, ये सब सारा सवाल मैं मिक्स करके लाया हूँ। और पिछले साल भी पूछा गया है और इस बार भी आने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर पहला प्रश्न। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए ये सवाल मैंने आपको कितनी बार मैंने बताया है, जो लूसेंट की बुक से हम लोग तैयार करते थे तो उसमें भी ये सवाल देखिए दिया गया था कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। अब उसमें बहुत सारे बच्चों ने देखिए गलत करके आए। ये सवाल आपका NTPC में भी पूछा गया है और कई बार SSC एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है। और जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखिए इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो ये बार बार सवाल देखिए रिपीट होते हैं, जो स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन होता है, तो उसे आपको नहीं भूलना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है, इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं वो कल्हड़ हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। तो और बाकी जो लेखक हैं ये याद रखिएगा, जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ है, चाणक्य कौटिल्य ने लिखा हुआ है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है। राजतरंगिणी ये कल्हड़ हैं। अष्टाध्यायी पढ़नी है, जो कि संस्कृत व्याकरण का इन्होंने लिखा हुआ है। महाभाष्य याद रखिएगा पतंजलि है, यह एग्ज़ाम में देखिए पूछ चुका है। और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मेघदूत रघुवंशम जो कि कालिदास जी ने लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस ये देखिए कई बार ये भी पूछा गया है, विशाख दत्त जी ने लिखा हुआ है। हर्षचरित और कादंबरी ये बाणभट्ट ने लिखा है। बुद्धचरित ये अश्वघोष ने लिखा है। और अमरकोश ये अमर सिंह जी ने यहाँ पुस्तक लिखी है। और पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता ये वराहमिहिर ने लिखा हुआ है। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट जी ने लिखा है। और चरक संहिता चरक ने, और सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने, और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद जी जो हैं वो हर्षवर्धन ने लिखा है। तो इतना देखिए आपको पता होना चाहिए। ये हर बार जो है ये पुरानी पुस्तकों से भाषाएं है ना, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो जो आपने अभी पढ़ा कि राजतरंगिणी के रचयिता जो है वो कल्हड़ है, तो पूछता है कि यह जो राजतरंगिणी की भाषा क्या है, ये भी आपसे एग्जाम पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी भाषा संस्कृत है। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है ये भी पूछता है। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं की लहर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उसमें क्या विवरण मिलता है राजतरंगिणी में, इसमें कश्मीर के प्राचीन पूर्व मध्यकालीन इतिहास का जो है वो 8000 श्लोकों में विवरण मिलता है, तो ये भी पूछता है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आपको पूरा नोट कर लेना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द पूछा गया है ना। जो समाजवादी पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि वो अपने पार्टी के नाम के आगे समाजवादी लगाती हैं। तो ये संविधान में संशोधन हुआ था वो किस अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 44वां संशोधन अधिनियम है, 52वां संशोधन अधिनियम है, या 61वां संशोधन अधिनियम है। तो क्या होगा इसका उत्तर देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़ा गया था,
ठीक। और 1976 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आपका 42वां संशोधन अधिनियम ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है इसका भी हमें पता होना चाहिए। और 44वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है? यह 1978 में लागू हुआ था और यह मुख्य रूप से 42वें संशोधन की कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार में था, लेकिन बाद में इस संविधान जो संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया, फिर बाद में इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा लिया गया था। फिर 52वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है? यह दल बदल विरोधी कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, यह इससे संबंधित है, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह 1985 में ही लागू किया गया था। दल बदल का मतलब जैसे आपने चुनाव जीता तो जो पार्टियां जीती, अब वो जीता हुआ पार्टी किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो गया तो इससे सरकार नहीं बन पाती है। तो ठीक है, ये बहुत ही दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाती है पार्टियों के लिए। तो ये 1985 में यह विरोधी कानून लाया गया था। 61वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 1988 में यह लाया गया था। इसके द्वारा जो मतदान का जो न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी पहले जो 1988 के पहले की बात की जाए तो उस टाइम जो न्यूनतम आयु था, जो वोट देने का अधिकार था, वो 21 वर्ष था। फिर बाद में उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भारतीय वायुसेना दिवस 2025 जो 93वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इसके अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पूछा गया है, जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद, चंडीगढ़ या गुवाहाटी असम। तो यह IAF है आपका भारतीय वायुसेना 93वां वर्षगांठ 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश स्थित जो हिंडन वायुसेना स्टेशन पर यह मनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। और इसमें क्या हुआ था देखिए, इस भव्य परेड की समीक्षा जो वायुसेना प्रमुख है CAS एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा यह किया गया था। इस हवाई प्रदर्शन में जो कि मुख्य परेड हिंडन में हुई थी, यह एक शानदार फ्लाइंग डिस्प्ले या एयर शो 9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार यह प्रश्न। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा को हम डूरंड रेखा कहते हैं, और वर्तमान में जो प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार आप देखोगे तो भारत का केवल एक ही जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और इसकी लंबाई भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर जो है वो आपका बी लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना। देखिए, ये आपका स्टैटिक जीके का सवाल है, कई बार मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें तो मेन हमारा है विशाल स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। स्थान कहाँ पर है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग है वहाँ उस हिस्से में पाया गया था। इसका आकार क्या है? यह एक आयताकार कुंड है जो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा है। इसे पानी के रिसाव को रोकने के लिए यहाँ पर पकी हुई ईंटों हैं, जो टार कहते हैं, जिप्सम के गारे का उपयोग यहाँ पर करके बनाया गया था। और यह माना जाता है कि इसका उपयोग किसी विशेष धार्मिक या अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था, और जो निवासियों की स्वच्छता और अनुष्ठानिक अनुपालन को दर्शाता है। तो विशाल स्नानागार याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन नल से जल योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों में से कितने प्रतिशत घरों को नल से जल का कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। तो इसका ऑप्शन देखिए नहीं मिल पाया था मुझे, तो इसका उत्तर होगा फरवरी 2025 तक है जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के कुल ग्रामीण घरों में से लगभग 79.74% जो है वो घरों को नल से जल का यहाँ पर कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंतरा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता या योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। वंतरा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए क्या होता है, देखिए केवल फल देने वाले पेड़ लगाना ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पौधों का रोपण और उनकी उत्तरजीविका सुनिश्चित करना, केवल सरकारी ज़मीन पर पौधे लगाना, पौधों के लिए विदेशी खाद का उपयोग करना। तो इसमें क्या है कि अनंत अंबानी के नेतृत्व में जो जामनगर गुजरात में शुरू किया गया था यह वंतरा कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण पर केंद्रित है और इसके तहत ग्रीन शेयर की अवधारणा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसकी योग्यता क्या है, इसके तहत केवल पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है बल्कि व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह पौधा जीवित रहे और बड़ा हो। इसके लिए जियो टैगिंग और नियमित अपडेट के माध्यम से उत्तरजीविका की निगरानी की जाती है और इसका लक्ष्य जामनगर रिफाइनरी परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को ग्रीन बेल्ट में बदलना है। प्रोत्साहन क्या है, देखिए जो लोग पौधे की देखभाल करते हैं उनके विकास में योगदान देते हैं उन्हें ग्रीन क्रेडिट या शेयर के रूप में मान्यता से लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका पौधों का रोपण और उनकी उत्तरजीविका सुनिश्चित करना है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। देखिए जो भारत का पश्चिमी तट है यह मैदान है एक अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग में जिसे कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा कहा जाता है और मध्य भाग इसे कन्नड़ तट या कर्नाटक कहा जाता है। दक्षिणी भाग में इसे मालाबार तट जो मुख्य रूप से केरल कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, यह मालाबार तट अपनी कयाल जो है वो लैगून या बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है और जैसे कि वेम्बडान झील, ये पूछता है कि वेम्बडान झील कहाँ पर, ये मालाबार तट याद रखिएगा। ठीक है, ये केरल का ही आपका केरल प्लेस का है, तो मालाबार तट याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, टेक्सास। तो ये इसमें उत्तर आपका कैलिफोर्निया होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ये सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है जो विशेष रूप से फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो कैलिफोर्निया आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे, कॉपर। ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, राजस्थान, अफगानिस्तान, कर्नाटक। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर जो इलाका है वो राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान का प्रांत जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, बस राजस्थान पे आपको टिक लगा देना है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा रीजन आप देखोगे तो ठीक है, उसमें से कुछ दिल्ली का, कुछ गुड़गांव का, हरियाणा का भी कुछ पार्ट उसमें है। ठीक है, कुछ क्या हरियाणा का तो है ही ज़्यादातर हिस्सा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी के खानों से प्राप्त करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त तांबे की जो आपूर्ति थी वो बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है यह और ओमान से भी की जाती थी। इसका उपयोग जो है वो औजार, हथियार, कुल्हाड़ी, भाले, आभूषण, कंगन बनाने के लिए किया जाता था। इसकी संस्कृति क्या है, यहाँ के लोग तांबे का उपयोग जो है वो कांस्य बनाने की विधि से परिचित थे। तो इसका उत्तर राजस्थान, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती हैं।
ऑप्शन है वित्त संबंधी नीति जिसे फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसी कहते हैं, भूमि और कृषि नीति लैंड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी, राजस्व और कर संबंधी नीति रेवेन्यू एंड टैक्स रिलेटेड पॉलिसी, वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति फाइनेंस कमीशन एंड बजट रिलेटेड पॉलिसी। तो इसका उत्तर देखिए डी है, वित्त आयोग और बजट संबंधित नीति है। क्या है ये? भारत में जो केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय संघवाद, फिजिकल फेडरलिज्म हम कहते हैं। वित्त आयोग का महत्व क्या होता है? इसमें संविधान का जो अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा, जिसे वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, और उसे राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा, इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। और इसमें मतभेद का कारण क्या होता है? केंद्र सरकार अक्सर जो है वो कुछ उपकर और अधिभार, जिसे के सेस या सरचार्ज कहते हैं, इसके जरिए राजस्व जुटाती है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें आपका उत्तर क्या है? वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार का आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है? उत्तर भारत का वो कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार का आयोजन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, छठ पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कुंभ मेला से सवाल यह है, जो कि ये बहुत ही 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला आता है, और अर्ध कुंभ आपका जो है वो 6 वर्षों में आ जाता है, और महाकुंभ आपका 144 वर्षों में आता है। देखिए कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र आयोजन है, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। और 12 वर्ष का चक्र जो है वो पूर्ण यहाँ पर कुंभ मेला कहते हैं, और प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार 4 निर्धारित स्थानों से, प्रयागराज हो गया, गंगा यमुना संगम, हरिद्वार जिसमें गंगा, उज्जैन, शिप्रा, नासिक में गोदावरी, ये इनमें से जो है एक पर आयोजन यहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा। और अर्धकुंभ क्या है? प्रयागराज और हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो उत्तर आपका जो है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी का विशेष दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 239 या आर्टिकल 239 AA या आर्टिकल 243 या आर्टिकल 370। उत्तर देखिए क्या है इसका। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था, विशेष दर्जा दिया गया है? तो वो अनुच्छेद पूछा गया है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? देखिए भारतीय संविधान में जो 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से अनुच्छेद 239 AA जोड़ा गया था। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे एग्जाम में। 69वें 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से 239 AA, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली नाम दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसमें दी गई। इस अनुच्छेद ने दिल्ली के लिए एक विधानसभा, एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया, जिसका प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है मुख्यमंत्री को कानून अपने हाथ में लेने का। कितना देखा आपने, LG और केजरीवाल के बीच विवाद हुआ था। ठीक है, कई बार वो कोर्ट चले जाते थे, फिर वहाँ से फटकार मिलती थी। तो इस प्रकार जो है वो डिस्प्यूट देखने को मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। शक्तियां हैं इसमें, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि जो केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली के प्रशासक को यहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में नॉमिनेट किया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कहते हैं उपराज्यपाल। तो याद रखिएगा, ये आपका दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी अनुच्छेद 239 AA के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बाकी और जो विकल्पों का विश्लेषण भी देख लीजिए, और अनुच्छेद 239 भी दिया गया था। ये समान रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नियुक्त प्रशासक का उल्लेख करता है। और 243 अनुच्छेद क्या है, यह पंचायती राज स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 370 आपने देखा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू और कश्मीर को दिए गए अस्थायी विशेष दर्जे से संबंधित था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी कर दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों जैसे महावज्ञ के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव यहाँ पर सम्मिलित थे? ऑप्शन है 10,000, 40,000, 80,000, 1,00,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से पूछा गया है ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ है जो है विशेष रूप से महावज्ञ के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल 80,000 जो है वो गांव शामिल थे। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार में 80,000 गांव थे, बिंबिसार के गांव में। ठीक। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसे सफलता मिली और किसने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, स्ट्रेटेजी के संबंधित है। ऑप्शन है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश। ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, जो हम लोग लूसेंट की बुक देखिए पढ़ा हम लोग, मैं आपको स्टडी जो मैं करवा रहा था तो उसमें भी कई बार ये सवाल उसमें पूछा गया है, आया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, देखिए जाइए, और उसका सीरीज़ मैं आपका स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सीरीज़ आपका आएगा तो उसको भी आपको देखना है और नोट ज़रूर करना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स है ज़रूर बनाइए, यही नोट्स आपको एग्ज़ाम में सफल बनाएगा। ठीक है, और देखिए क्या है, कौन सा वंश है इसमें। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लगभग 200 वर्ष यानी 8वीं-10वीं सदी की बात है तक चले जो है यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश को सफलता मिली। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और बाद में जो है मिहिर भोज ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे इस लंबे संघर्ष का समापन हुआ और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, जिसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल द्वारा लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार वंश आपका ऑप्शन सही है। भारत के किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है, जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्गर वोल्केनिक इरप्शंस की घटनाएं दर्ज की गई थी? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, माजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये बैरन द्वीप। भारत और पूरे दक्षिण एशिया का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी रिसेशन के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी अपनानी चाहिए? ठीक, ऑप्शन है संकुचनकारी राजकोषीय नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, या विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, या तटस्थ राजकोषीय नीति, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, या कठोर राजकोषीय नीति, टाइट फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन यहाँ इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या है आर्थिक मंदी। इसमें आर्थिक मंदी के समय सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति जो है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, यह डिमांड को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना होता है। इसके अंतर्गत सरकार मुख्य रूप से सरकारी खर्च बढ़ाती है और करों यानी टैक्सेस में कटौती करती है, और यह प्रतिचक्रीय नीति मंदी के असर को कम करने में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का सवाल है। रिडक्शन अपचयन, या ऑक्सीकरण संक्षारण, ऑक्सीडेशन या कोरिजन, या विस्थापन सब्स्टिट्यूशंस, या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जब भी लोहे पर जंग लगता है तो लोहा क्या है, आयरन हमारा हवा की ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के संपर्क में आता है तो एक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है वो बनता है,
जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। नतीजा क्या होता है, जंग लगने से लोहा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और नष्ट हो जाता है, और इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से संक्षारण कहा जाता है। इसमें को बचाव हम कैसे कर सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है और उस पर गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। जस्ते के ऊपर परत चढ़ाया जाता है तो वो लोहा सुरक्षित रहता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑक्सीकरण संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के नवीनतम नियमों दिसंबर 2025 तक प्रभावी के अनुसार पात्र खाताधारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलती है। ऑप्शन है 2000, 5000, 10,000, 15,000। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के दूसरे चरण के विस्तार के दौरान सरकार ने ओवरड्राफ्ट की सीमा को दुगना कर दिया था, जो कि दिसंबर 2025 में प्रभावी हो गया था। तो इसका उत्तर 10,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से किसी फाइल को डिलीट करते हो तो उस फाइल के साथ क्या होता है। देखिए, फाइल ऑप्शन यहाँ दिया गया कि फ़ाइल सुरक्षित हो जाएगी, फ़ाइल वहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, या फाइल की कॉपी बन जाएगी, या फाइल का नाम बदल जाएगा। देखिए, हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो सिस्टम उसे जो है उसके वर्तमान स्थान से हटा देता है, रिमूव कर देता है। ऑप्शन बी आपका सही है। लेकिन डिलीट का अर्थ क्या होता है, सामान्य तौर पर फाइल पर जो है वो उस फोल्डर से गायब हो जाता है यदि रिसाइकल बिन का विकल्प मौजूद नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, रिसाइकल बिन अगर होगा तो फाइल डिलीट करने पर वो डिलीट नहीं होता है परमानेंट, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। हमें उसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए रिसाइकल बिन से भी हटाना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आपके प्रश्न में बताया गया है, ये हमारा है, तो याद रखिएगा फाइल वहाँ से अभी तो रिमूव हो जाएगी अगर वो उसमें रिसाइकल बिन का ऑप्शन ना दिया हो तो, ठीक। तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी मैदानों की बात कर रहा है, तो ठंड होने का मुख्य कारण क्या है, कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों की बात कर रहा है। तो लैटिट्यूड या अक्षांश के कारण, ऊंचाई तुंगता या एल्टीट्यूड के कारण, देशांतर या लॉन्गिट्यूड के कारण, या समुद्र से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम सी से होने के कारण। देखिए, तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू, जो कि हिमालय या ऊटी नीलगिरी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण उसकी ऊंचाई है। क्या है, एल्टीट्यूड है। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून म्यांमार की जेल में निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद की बात कर रहा है, तो मुगल सम्राट को बंदी बनाया गया था। तो ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या नाना साहब। देखिए, यहाँ बहादुर शाह द्वितीय की बात हो रही है, जिन्हें जफ़र जो है वो एक उपनाम दिया उस टाइम उनको जफ़र के नाम से जाना जाता था। तो ये भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट थे और विद्रोह का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया था और गिरफ्तारी भी हुई थी। विद्रोह के पतन के बाद उन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी पाकर रंगून म्यांमार निर्वासित किया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मज़ार आज भी रंगून में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, बहादुर शाह जफ़र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहाँ का नागरिक भारत में आकर मिलता है क्षेत्र समावेश द्वारा, तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7, या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 32। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के यहाँ 5 तरीके बताए मतलब है कि जब भी कोई नया क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया वो धारा 7 के तहत आती है।
इसका ऐतिहासिक उदाहरण देखिए, जब पौंडीचेरी जो है, पुडुचेरी और सिक्किम जो है वो भारत में विलय हुआ, तब वहाँ के निवासियों को इसी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 जो है वो एकल नागरिकता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यानी इसके अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसी क्षण भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। यानी यदि आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लिया तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप आपने खो दिया, यानी आप इंडिया के सिटीजनशिप नागरिक नहीं रहोगे यदि आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप आप ले चुके हो। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, NRI कहते हैं ना, NRI। तो अब वो NRI हो गए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेडफोन जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है? याद रखिए ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज होगी तो आपको मालूम होगा। इसमें क्या है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइसें होती है जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस। स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसका उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, यह डिवाइस कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के काम आते हैं, जैसे राउटर या मोडेम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास मिशन शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर से सवाल है। तो अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा पूछा गया है कि अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास शुरू किया गया था, मिशन शुरू किया गया था? तो याद रखिए मिशन शक्ति, सुदर्शन चक्र, ऑपरेशन मेघदूत या गगन शक्ति, इसमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर देने से पहले। तो याद रखिए अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन चक्र नामक जो है वो एक व्यापक अभ्यास शुरू किया गया था और इसका मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी मोर्चे जो पाकिस्तानी सीमा पर अपनी मारक क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताओं का परीक्षण करना था। इसकी विशेषता क्या है? इसमें स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइलें और S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के समन्वय का अभ्यास किया गया। सुदर्शन भगवान जो है वो विष्णु के चक्र का प्रतीक है जो अचूक प्रहार की क्षमता को दर्शाता है। इसकी तकनीकी क्या है? इस मिशन के दौरान जो है वो रियल टाइम डेटा साझाकरण और AI आधारित निगरानी प्रणालियों पर विशेष जोर दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से देखिए हड़प्पा सभ्यता से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता से सवाल आपको छोड़ना नहीं है। ये आप कोई भी बुक पढ़ोगे जीके का तो आपको पहला ही चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में सिटाडेल जो है, हिंदी में कहें सिटाडेल हम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में सिटाडेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, नगर का निचला हिस्सा को कहा जाता था, या नगर का ऊंचा पश्चिमी भाग को कहा जाता था, या नगर के सामान्य मकानों को कहा जाता था, या खेतों और खलियानों को कहा जाता था? तो याद रखिए हड़प्पा के जो अधिकांश शहर जो है वो दो प्रमुख हिस्सों में बटे हुए थे। पहला सिटाडेल क्या है, यह शहर के पश्चिमी भाग में स्थित था और यह आकार में छोटा था, लेकिन इसके चबूतरों को ऊंचा बनाया गया था और चारों ओर दीवारों से यहाँ पर घेरा किलाबंदी किया गया था। और यहाँ सार्वजनिक इमारतें जैसे विशाल स्नानागार, अन्नानगार और शासक वर्ग के आवास स्थित, यानी नहाने का बहुत बड़ा एरिया था, अनाज उगाने का बहुत बड़ा एरिया था, स्टोरेज था। ठीक है, और दो यहाँ पर प्रमुख हिस्से हैं, तो पहला सिटाडेल है, दूसरा निचला शहर है लोअर टाउन। यह पूर्वी भाग में था जो नीचा लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा था। तो यहाँ सामान्य नागरिक और व्यापारी रहते थे। तो सिटाडेल क्या है, नगर का
ऊंचा जो है ये पश्चिमी भाग दुर्ग है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि युग्मक बनते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या इसका उत्तर होगा। ऑप्शन है यहाँ पर जैव विविधता का नियम, पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अवयवन का नियम, या सहलग्नता का नियम। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 मुख्य नियम दिए गए थे, जिनमें से पृथक्करण का नियम है, जिसे द्वितीय नियम कहा जाता है। और यह नियम बताता है कि एक लक्षण को ये बताता है कि जैसे 2 एलील, जैसे टी हम कहते हैं, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये आपस में मिश्रित नहीं होता है। जिसमें जो 2 युग्मक हैं, शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं, तो ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मेंडल की जो आनुवंशिकता के नियमों में से यह नियम आपका जो है वो पृथक्करण का नियम है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में उदारवादियों मॉडरेट्स द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन क्या है, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पहला महत्वपूर्ण आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में औपचारिक रूप से शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया गया था। इसके नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, कृष्ण कुमार मित्रा और अन्य उदारवादी नेताओं ने किया था। तो याद रखिएगा आपका उत्तर बी जो है वो सही है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, हाल ही में खबरों में रही ACITI सरदारों में भारत के साथ कौन से 2 अन्य देश शामिल हैं। ठीक है, देखिए क्या है, which 2 other countries are included with India in the recently announced ACITI partnership। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान, कनाडा और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। देखिए ACITI का पूर्ण रूप है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपका आंसर यही मिल गया है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही है। ठीक है, और यह एक ट्राइलेटरल ढांचा है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को सहयोग प्रदान करना है। इसका मुख्य यहाँ 3 क्षेत्रों को जैसे हरित ऊर्जा नवाचार, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन कहेंगे। यह नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। महत्वपूर्ण खनिज है क्रिटिकल मिनरल्स में, जो कि आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को लचीला और सुरक्षित बनाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए AI को बड़े पैमाने पर अपनाना। ठीक है, और यही हमारा है। तो याद रखिएगा वो इंडिया के अलावा 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और परमाणु का योगदान कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है यहाँ 35.5% है, 41.2% है, 51.9% है, या 65% है। देखिए 31 दिसंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 513.73 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान कुल क्षमता का 51.93% है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 51.93%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है एक समान गति, या एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या असमान त्वरित गति नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या स्थिर गति कांस्टेंट स्पीड। तो इसका देखिए क्या है उत्तर, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो फ्री फॉल हो रहा होता है किसी वस्तु पर, तो वो एक समान त्वरित गति होती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यानी वो कोई वस्तु लगातार अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो एक्सीलरेट हो रहा है, यानी वो बढ़ रहा है उसका स्पीड ना। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़
में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है ज्योति अराजी, यू विन्नी, तनाका यासुका या द्युति चंद। देखिए, ज्योति अराजी जी हैं, इन्होंने 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गोमी शहर में किया गया था। तारीख है 27 से 31 मई 2025 के बीच यह हुआ था और इस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 24 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। तो इसमें उत्तर आपका ए जो है वो ज्योति अराजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय माध्यम जैसे हवा में केवल किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव संचरण करती हैं? गैसों में देखिए पूछा गया है, क्लास 10th तक आपने साइंस पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव्स जिसे अनुप्रस्थ तरंगे, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या सतही तरंगे। तो गैसीय माध्यम में जो मैकेनिकल वेव्स होता है, यांत्रिक तरंगे होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे भारत का जो भी कानून है बनाना हुआ, सलाह मशवरा ना, बहस जो संसद में होता है, तो उसमें मेन हमारा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही यहाँ पर भाग लेते हैं कानून को बनाना ना, ये चीज़ें। तो कैबिनेट मंत्री परिषद सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली हिस्सा होता है पॉलिसी मेकिंग, जो नीति निर्धारण होता है। कैबिनेट देश की सर्वोच्च नीति निर्धारण क्षमता है, जिसमें रक्षा हो गया, वित्त हो गया, विदेश हो गया, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के निर्णय जो है वो कैबिनेट की बैठकों में ही लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने के लिए होते हैं, या सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों निर्णयों का निर्धारण करने के लिए, या केवल प्रधानमंत्री की सलाह देना होता है, या राष्ट्रपति के कार्यों की निगरानी करना होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका सही है, सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये महिलाओं के 100 मीटर की बात कर रहा है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो। तो ऑप्शन है टोबी अमुशन, या डेटाजी कुम्बुडजी, या ग्रेस स्टार्क, या ज्योति अराजी। तो इसमें उत्तर जो है वो आपका डेटाजी कुम्बुडजी है। डेटाजी जो कुम्बुडजी ने यहाँ पर टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला विश्व खिताब जीता था। और इसमें विजेता जो है वो डेटाजी कुम्बुडजी स्विट्ज़रलैंड की हैं। यह समय 12.24 सेकेंड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और इसमें अन्य पदक विजेता थे नाइजीरिया की टोबी अमुसन जो 12.29 सेकेंड में रजत, और अमेरिका की ग्रेस स्टार्क 12.34 सेकेंड में किया था। तो डेटाजी कुम्बुडजी यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई? यानी नकारात्मक जनसंख्या जो है वो नकारात्मक है। ऑप्शन है केरला है, गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है। देखिए, नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो माइनस में चल रहा है, -0.58 दर्ज की गई थी। इसकी राष्ट्रीय औसत 2011 में भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% था। तो नागालैंड आपका उत्तर सही है, यानी बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि दर गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का नारा क्या था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी? ये बच्चे को पता होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना हर 26 जनवरी 15 अगस्त को, जन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर नारा है। ठीक है, याद रखिएगा। यह स्वराज का नारा जो था वो 1916 में होम रूल लीग के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया गया था। और उनका स्वराज केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वशासन का प्रतीक था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता,
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, या समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, जो अनुच्छेद 39 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, जैसे DPSP कहते हैं, का हिस्सा है। या राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य देता है। और 39D अनुच्छेद जो है वो स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, यही आपका है। बाकी अन्य विकल्पों का विश्लेषण आप देखोगे तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो 39A के तहत है। ठीक है, 39A के तहत है, इसे संबंधित, जिसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ऑप्शन सी क्या है, ये ग्राम पंचायतों का गठन इस संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। बंगाल का चुनाव चल रहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि UCC लागू होकर रहेगा, तो यह किस अनुच्छेद का विषय है? अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए समान कानून। ठीक है, याद रखिएगा, ये लेटेस्ट सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसको पूरा नोट करके याद कर लीजिए। और कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।